नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुनीता हंसराज। तो राजस्थान को मुख्यमंत्री अब मिल गया है, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी का राज भजनलाल के सिरताज और राजस्थान में भजन राज। नई सरकार का आगाज, नए चेहरे, नया जोश, बीजेपी की नई टीम, जन्मदिन पर भजनलाल का राज तिलक। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली भजनलाल शर्मा ने। उनके साथ साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो ये कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल में हुआ जहां पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के और बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। भजनलाल शर्मा ने सीएम के तौर पर, राजस्थान के सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बने हैं डिप्टी सीएम। तो पीएम की मौजूदगी में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ। 14वें राजस्थान के सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राजस्थान को मिल गया है नया मुख्यमंत्री। पीएम की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न हो चुका है। भजनलाल शर्मा बने राजस्थान के 14वें सीएम। राज्यपाल ने भजनलाल शर्मा को दिलाई है सीएम पद की शपथ। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ। 14वें मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा। पीएम की मौजूदगी में यह कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री के अलावा तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वहां पर मौजूद रहे। झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, समारोह में आयोजित जो समारोह में लोग थे भारी संख्या में इस समारोह को देखने के लिए, और तमाम गणमान्य व्यक्ति जो मंच पर मौजूद रहे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और ये शपथ ग्रहण समारोह। भजन राज, अब नई सरकार का आज से आगाज। क्या कुछ होगा, अब नई सरकार का एजेंडा, क्या चीजें होंगी, ये सब जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान को मिल गया है नया मुख्यमंत्री। भजनलाल ने अपने जन्मदिन पर ली है मुख्यमंत्री पद की शपथ। उनके अलावा दिया कुमारी ने ली शपथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर, साथ ही प्रेमचंद बैरवा भी। तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में यह शपथ ग्रहण समारोह। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लगातार। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ और बड़ी संख्या में लोग आप देख सकते हैं कि यहां पर मौजूद। बीजेपी की नई टीम, नए चेहरे और नए राज का आगाज। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में हम आपको बता दें, पहली बार के विधायक और अब मुख्यमंत्री। सांगानेर सीट से चुनाव जीते, आरएसएस से जुड़े नेता। साथ ही आपको बता दें कि 1990 से बीजेपी में सक्रिय हैं भजनलाल शर्मा। एबीवीपी से सियासी करियर की इनके शुरुआत हुई। नदबई से अटारी से सरपंच रहे और राजस्थान बीजेपी प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे। राजस्थान बीजेपी के 3 बार प्रदेश महामंत्री भी रहे। भारतीय जनता पार्टी भरतपुर जिला अध्यक्ष रहे। शिक्षा राजनीति विज्ञान में एमए किया है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण चेहरा है। पहली बार के विधायक। तो ये भजनलाल शर्मा का जो अब तक के करियर की अगर हम बात करें उस पर नजर डाली है। सांगानेर सीट से चुनाव लड़ा पहली बार और जीत हासिल की। आरएसएस से जुड़े नेता हैं। तो राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो चुका है और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अविनाश शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अविनाश जी, अब राजस्थान में मुख्यमंत्री बन चुका है, सब कुछ हो गया है, नई सरकार आ गई है। अब आने वाले 10 दिन में या 5-4 दिन में हम देखें तो क्या एजेंडा रहेगा बीजेपी का, सबसे बड़ा सवाल? देखिए सुनीता जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि पिछले 5 साल में राजस्थान ने जो एक बहुत ही कठिन दौर से पूरे राजस्थान की जनता गुजरी है,
जो कानून व्यवस्था बिल्कुल वेंटिलेटर पे आ चुकी थी, तो सबसे पहला काम तो जो आने वाली राजस्थान की सरकार है, वो सरकार इस सरकार का रिपेयरिंग का काम, जो कहा जा सकता है कि रिपेयरिंग करना पड़ेगा कानून व्यवस्था को सबसे पहले, क्योंकि महिलाओं के प्रति अत्याचार, पेपर लीक के मामले, जो दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि सबसे पहली प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी है उनकी यही रहेगी। जी, क्योंकि हमने देखा अविनाश जी, मुख्यमंत्री के तौर पर ब्राह्मण चेहरा है, इसके अलावा डिप्टी सीएम और के तौर पर दिया कुमारी राजघराने से हैं, और वहीं एक दलित चेहरा उतारा गया है। तो क्या कुछ साधने की कोशिश की गई है? क्या ये जो चीज यहाँ पर दिखी है हमें ऊपरी तौर पर, क्या ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसके लिए बीजेपी के लिए विजय पथ तैयार करने वाला एक जो मूव है वो साबित हो पाएगी? देखिए, मैं आपको ये बता दूं सुनीता जी, 2018 में वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार नहीं बनी थी, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने पूरे के पूरे 25 सीटें दी, 24 बीजेपी की, एक आरएलपी की सीट इनको मुहैया कराई, पूरे के पूरे दिया गया। तो ऐसा आप नहीं कह सकते। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही सिद्धांत है, उन्होंने जातिवाद या जाति जनगणना की बात तो वो करते ही नहीं है, उनका एक है मजदूर, किसान, महिला, और तो इन्होंने जातियों में तो विभाजित करना, जहां तक मैं समझता हूं कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि 2024 का एक सेमीफाइनल आप इसे माने या आप इसे कुछ मान सकें। क्योंकि देखिए, अभी इस चुनाव में भी हमने काफी कयास लगाए, आप लोगों ने भी काफी कयास लगाए, हम लोगों ने भी काफी कयास लगाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बाबा बालकनाथ होंगे, कोई और होगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होंगे, कोई भी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एक डिसीजन लिया वो बहुत ही एक चौंकाने वाला डिसीजन था। एक जमीनी कार्यकर्ता को गद्दी तक पहुंचाना, जो फर्श से लेके, जिसे कहा जा सकता है कि फर्श से लेके अर्थ तक पहुंचाने वाला जो एक विषय हुआ, वो एक बहुत बड़ी बात है। जी जी अविनाश जी, इस बीच मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ प्रकाश भंडारी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिप्टी सीएम जो राजस्थान की नई बनी है दिया कुमारी, उनके बारे में जान लेते हैं, उनका सियासी करियर कैसा रहा है। डिप्टी सीएम के तौर पर जयपुर की पूर्व राज परिवार की सदस्य हैं। 2013 में सवाई माधोपुर से बीजेपी विधायक चुनी गई दिया कुमारी। 2019 में राजसमंद से बीजेपी सांसद चुनी गई। वहीं 2023 में विद्याधर नगर सीट से इन्होंने चुनाव जीता और अब राजस्थान की उप मुख्यमंत्री। लंदन में इन्होंने आर्ट्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की, राजपूत चेहरा है। अब हम डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बारे में भी जान लेते हैं, दलित चेहरा। बैरवा महासभा अध्यक्ष रह चुके हैं, जयपुर जिले के दूदू से विधायक चुने गए। पूर्व सीएम गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर को इन्होंने हराया और एलआईसी एजेंट रहे। सिलाई और खेतीबाड़ी का कार्य भी किया। 2013 में पहली बार और 2023 में दूसरी बार विधायक प्रेमचंद बैरवा। डिप्टी सीएम राजस्थान के। शिक्षा इनकी बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री धारक हैं। दलित चेहरा, तो ये प्रोफाइल हमने आपको दिखाई, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम। हमारे साथ प्रकाश भंडारी जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि यही सवाल मेरा अविनाश जी से था, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री तो अब बन गया है, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है, अब इंतजार है नए कैबिनेट का, कौन कौन मंत्री होंगे। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी का क्या एजेंडा रहेगा राजस्थान में, क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उस समय कुछ फैसले लिए गए, कुछ इस तरह की बातें की गई। क्या उस तरह का कुछ राजस्थान में भी देखने को मिलेगा? क्या फैसले लिए जा सकते हैं नए मुख्यमंत्री के द्वारा या क्या लिए जाने चाहिए? प्रकाश जी, देखिए, आशा की जानी चाहिए थी कि आज के शपथ ग्रहण समारोह में
एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के अलावा उनसे 5-6 मंत्री और भी, क्योंकि देखिए ये मलमास लगेगा, उसके बाद जो है शुभ कार्य नहीं होते हैं, तो शायद उसमें कोई मंत्री परिषद का विस्तार ना हो, आज ही कर देते 5-6। तो ये है कि आज दोपहर से ही या आज शाम से ही जो है सारे जितने नए मंत्री हैं वो अपने कामकाज में लग जाते हैं। सवाल यह है कि आपके इतने दिन हो गए यहाँ, पिछले लगभग 8-10 दिन से कोई सरकार के नाम की कोई चीज नहीं। अब यहाँ कई महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आज आप 5-8 मंत्रियों का शपथ ग्रहण करा देते तो उनके विभाग बांट करके उन्हें कहा जाता कि आपको ये काम करना है, और उसके बाद जो है पूरे मैनिफेस्टो जो है, जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो है, उसे भी प्रशासनिक स्तर पर उसे प्रशासनिक अधिकारियों को उसके बारे में समझाना पड़ता है कि साहब ये हमने प्रॉमिसेस कर रखे हैं आम नागरिकों को, और इसी बल पे हम सत्ता पे आए हैं, और इसी तरीके आपको जो है करना है, इसका क्रियान्वयन करना है, और योजनाएं उसी तरह से बनानी है जो हम सोचते हैं, और फिर उसका क्रियान्वयन करिए। तो ये सब बातें आज ही हो जाती तो ठीक होता। तो 5-8, क्योंकि विस्तार तो होता रहता है, लेकिन 5-8 मंत्री अगर चुने जाते आज की तारीख में तो उत्तम होता। जी। और प्रकाश जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अनुभवी हैं, आपने इतना राजस्थान में पॉलिटिक्स को इतने करीब से कवर किया है, तो कौन सा मंत्रिमंडल में कौन से ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो हमें दिखेंगे आगे, या किन चेहरों का यहाँ पर नाम सामने आ सकता है? क्या कुछ रहेगा मंत्रिमंडल में, इसके बारे में भी बताएं, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, एक तो लगभग 50-60 वर्ष यही चलता आ रहा है, वो ये है कि क्षेत्र, फिर जाति समीकरण, और व्यक्तिगत जो आदमी हैं उनके व्यक्तित्व को ही देखा जाता है। लेकिन व्यक्तित्व अगर की आजकल कोई पूछ नहीं हो पाती, क्षेत्र और जाति समीकरण ये जो है प्रभावी रहते हैं निर्णय लेने में मुख्यमंत्री के, कि मेरी कैबिनेट में ये मंत्री हो। कोई अगर बहुत ही प्रभावी व्यक्ति हो, बहुत समझ रखता हो, प्रशासन की समझ रखता हो, विषय की समझ रखता हो, उसके लिए बेचारे के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि अगर वो उस क्षेत्र से नहीं आता या उस क्षेत्र से दूसरे व्यक्ति को लेना है, तो ये देखा गया है कि क्षेत्र और जाति के चक्कर के अंदर कोई बढ़िया कैबिनेट नहीं बनती, कभी नहीं बनती है। उसका कारण ये कि जो अब जैसे राजपूत चेहरा आपको ही बनेंगे, सब दलित का चेहरा, कोई जाट का चेहरा। अभी जाटों ने कहा कि सब 32 विधायक, हमारे जितने विधायक है सदन में, उसके बावजूद ये हमारे उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब जाटों को साधे, फिर दलितों को साधे, फिर जो आदिवासी को साधे, फिर जो है कृषक मीणा को साधे, फिर आप तो ये साधने, और ये तो अगर कांग्रेस होती तो मुस्लिम समुदाय को साधना पड़ता है, वो भाजपा से तो अछूता रह गया। अब इन सारी बातों को देखें तो कि आप ये समझें कि कैबिनेट बहुत ही समझदार लोगों की या प्रभावशाली या ऊंचे व्यक्तित्व लोगों की होती है, कभी नहीं होती। ये आप मान के चलिए। वहां तो यही होता है कि जाति समीकरण देकर बैठा दो कुर्सी के अंदर किसी को, उसमें समाज है नहीं है, इसका ना तो पार्टी को अंदाज होता है, ना मुख्यमंत्री को अंदाज होता है। एक समीकरण के अंतर्गत उसे कुर्सी दे दी जाती है, बैठ जाता है। ये जी। और प्रकाश जी, एक चीज और, एक सवाल और है यहाँ पर कि पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग की है यहाँ पर, बीजेपी ने, हमने देखा। क्या ये जो सोशल इंजीनियरिंग है ये 2024 में रंग ला पाएगी? क्योंकि हमने देखा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का रथ सुपथ पर बढ़ा, जीत मिली, उसके बाद सरकार भी बन गई, अब कैबिनेट का इंतजार है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव को भी मद्देनजर देखें, हम उसको भी देखें, तो क्या ये जो विजय रथ है वहां के लिए कुछ प्लेटफॉर्म तैयार कर पाएगा? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग का कि जो है बीमारी बन गई। ये एक ऐसी बीमारी हो गई कि इसको भी लेना है, इस जात को भी लेना है, इसको भी लेना है, इस वर्ग को लेना है। ये सोशल इंजीनियरिंग जो है ये हमारे, देखिए पहले जैसे सोशल इंजीनियरिंग नहीं था। मतलब
आप देखिए आरक्षण के नाम पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को वो आरक्षण मिला करता। उसके बाद जो है आरक्षण का एक दौर चला, ये हुआ कि सब जो है, और इसका सबसे ज्यादा असर बेचारे जनरल जो है सामान्य वर्ग जो है उसके हिस्से की रोटी जो है वो दूसरों की थाली में जाती रही और उनका ह्रास होता रहा। और अब स्थिति ये है कि आप देखिए कि कई जगह तो 50% से भी अधिक है, कई जगह 60% है, कई जगह। तो ये किस तरह की व्यवस्था है, ये हमारे देश के अंदर सोशल इंजीनियरिंग किस तरह का है, जिसमें सामान्य वर्ग को जो है बिल्कुल जो है, अब उसमें सामान्य वर्ग के अंदर एक ईडब्ल्यूएस जरूर निकाला है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। अब वो है, ठीक है, उसमें जो है गरीब बेचारा। तो कहने का ही है कि लोगों के एक बहुत ही सटीक बात कही थी, उसमें थोड़ा हास्य का पुट भी था कि जो सामान्य वर्ग जो है तो उसके टिकट देने की बात होती है, उसे राजनीति में लाभ देने की बात होती है, या उसको उम्मीदवार बनाने की बात होती है, तो या सरकारी नौकरी में देने की बात होती है। तो उसमें बेचारे को अब तो घनश्याम तिवारी ने एक बात कही थी, जो आज राज्यसभा के सदस्य हैं, और उन्होंने एक बात कही थी कि बेचारा ब्राह्मण जो है तो दक्षिणा लेने वाला गरीब ब्राह्मण ही रह गया, और दूसरी सारी कौम जो सबसे सभ्य और सबसे शिक्षित कौम मानी जाती थी ब्राह्मण, वो आज कहाँ है। इसी तरीके सामान्य वर्ग के अंदर दूसरे जातियां हैं, उन सब का ह्रास हुआ है। तो कहने का इसी लोगों इन्हीं लोगों में से लोकसभा के टिकट भी बांटे जाएंगे, और वो देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी की डेमोग्राफी कैसी है, कहाँ गुर्जर है, कहाँ जाट है। तो ये हमारा देश इससे बच नहीं पा रहा है। अब मोदी जी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन मोदी जी को चाहिए उनका ये सब जो वर्ण व्यवस्था और ये सब व्यवस्था है, इससे खत्म भी वही कर सकते हैं, उनमें ताकत है। तो मेरी उनसे उम्मीद यही है कि इसके साथ ही वो खत्म करे, तो सब एक जो हमारा सबका विकास होगा इसमें। जी प्रकाश जी, हमारे साथ आलोक कुमार जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगी। आलोक जी, सरकार बन गई है राजस्थान में, रंगीलो राजस्थान अब नई सरकार के साथ, क्योंकि ये टर्म यूज होती है राजस्थान के लिए, रंग बिरंगा राजस्थान हमारा। और इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि भजनलाल शर्मा जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं को लेकर मेरा आपसे सवाल है कि क्या फैसले ले सकते हैं अब नए मुख्यमंत्री राजस्थान के लिए। देखिए, सबसे पहला फैसला जो उन्हें लेना चाहिए, माफ कीजिएगा, जो उन्हें पहला फैसला लेना चाहिए वो वुमेन सिक्योरिटी के लिए। क्या लेंगे वो तो वो डिसाइड करें, लेकिन जनता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के रेप कैपिटल के रूप में राजस्थान जाने लगा था एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से। तो सबसे पहला काम तो उनको लॉ एंड ऑर्डर के मटर पर होगा, महिलाओं की सुरक्षा पहली प्रायोरिटी। और दूसरा जो तुष्टीकरण, जो अशोक गहलोत के ऊपर एक आरोप लगता रहा है, आरोप पे हम ये नहीं जाएंगे कितना सही कितना गलत, आज वो दिन नहीं है विश्लेषण करने का, लेकिन दूसरा जो मैटर रहा वो तुष्टीकरण का रहा। तो ये दो बिंदुओं पर उनको कहीं न कहीं पर सबसे पहले निर्णय लेना चाहिए। वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये इसकी पहली प्रायोरिटी इनकी सरकार की होनी चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर के इनको कोई एक कठोर स्पष्ट आदेश निर्देश, और अगर जरूरत पड़े तो उसमें कानूनी रूप से परिवर्तन, महिला सुरक्षित महसूस हो। अगर महिला को सुरक्षा महसूस होगी, सम्मान महसूस होगी, तो समाज सुरक्षित महसूस करेगा। तो मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे पहले काम करेगी, और उसमें भी वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर पहले काम करेगी, और करना भी चाहिए। वो इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा मत प्राप्त करके आएंगे। जी आलोक जी, और आपने यहाँ पर ये जिक्र किया महिला सिक्योरिटी का और इन मुद्दों का, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि डिप्टी सीएम जो है दोनों, उनका क्या रोल रहेगा अब राजस्थान की जो सरकार बनी है नई, उसमें उनकी क्या भूमिका रहेगी? अब देखिए, ये तो मुख्यमंत्री का यहाँ से विशेषाधिकार शुरू हो जाएगा। अब किसको डिप्टी सीएम बनाना है यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ के बाद डिपार्टमेंट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जैसा काम करने का तरीका है, वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालती है, और कभी कभी उसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है पार्टी को, कि केंद्रीय नेतृत्व को अपने राज्य नेतृत्व को हटाने में बहुत दिक्कत आती है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में बहुत दिक्कत आई कि नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए वसुंधरा राजे जैसा नेतृत्व खड़ा हो जाता है, तो फिर उस भारतीय जनता पार्टी को बड़ा असहज महसूस होती है। 2013 का और राजनाथ सिंह वाला वाकया याद होगा, जब राजनाथ सिंह को वसुंधरा राजे ने झुका दिया था।
हालांकि वसुंधरा राजे को अब केंद्र की राजनीति तरफ अगर वो आना चाहेंगी तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी वहां समन्वय कर लेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भजन लाल जी को ये फ्री हैंड देगी कि इनका कैसे उपयोग किया जाए। अब जैसे कि जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी है, महिला है, तो हो सकता है कि उनको महिला से संबंधित कोई ऐसा विभाग दे दिया जाए कि वो महिलाओं का एक चेहरा बनकर उभरे। और उसके भजन लाल से भी वो यंग है जहां तक मुझे जानकारी है, तो वो अगला जो तीसरी पीढ़ी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जो है ट्रेनिंग का काम शुरू कर रही है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं ये इसीलिए भी हैं कि आने वाले समय में ये सामाजिक संतुलन भी साधे। तो इनमें से अगर कोई बड़ा नेतृत्व हो तो भजन लाल के बाद भी वो नेतृत्व को आगे बढ़ाए। दिया कुमारी सीएम के नाम के रूप में भी चला था, और भारतीय जनता पार्टी में आप जानती हैं अगर किसी का नाम चल जाए तो वो फिर कुछ नहीं बन पाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब ये मान के चली कि अगले 5 साल बाद जब चुनाव हो तो उसमें हमारी पुनः वापसी हो, अगली बार कांग्रेस ना आए, इसकी झलक हमें ये जो शपथ ग्रहण समारोह है इसमें जो 2 डिप्टी सीएम बनाया है, यंग बनाया है, और आप देखेंगे जैसे कैबिनेट बनाएंगे वैसे ये अंदाजा मिल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सामाजिक संतुलन साधती है और किस तरह से डेवलपमेंटल कार्य करेगी। तो दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहिए। जी आलोक जी, और कैबिनेट से जुड़ा हुआ ही मेरा सवाल है प्रकाश जी से। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैबिनेट के बारे में खैर पूछना अभी जल्दबाजी होगा कि किसको क्या भूमिका लगेगी, लेकिन आपने इतने करीब से राजस्थान में और राजनीति को आप कवर करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें बड़ा मौका या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है कैबिनेट के लिहाज से अगर हम देखें। देखिए, कैबिनेट के जहाँ तक गठन की बात है उसमें तो मैंने आपको पहले भी कहा कि कैबिनेट के मामले में जहाँ तक विद्वता और क्षमता और दक्षता प्रशासनिक ये सब तो गौण हो जाती बातें जब आप क्षेत्र और जाति की बात करते हैं। जाति समीकरण और क्षेत्र की बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इस क्षेत्र से जो कई लोग जो अच्छे तरह के हैं, समझदार हैं और सब्जेक्ट विषय पर जिनकी पकड़ है या प्रशासनिक दक्षता रखते हैं या एसर्टिव है, ईमानदार हैं और कुछ करना चाहते हैं, मालूम पड़ेगा इस क्षेत्र में 2-4 लोग वैसे तो मालूम पड़ेगा एक जाति का वहां से लेना है। अब दूसरी जाति तीसरी जाति बेचारी वो तो रह गई, उसको मौका नहीं मिलता। दूसरी बात एक क्या है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो मिलता है प्रतिनिधि मुस्लिम को भी। अब सवाल ये भाजपा की सरकार है तो भाजपा का तो उनमें मतलब यूनुस खान बागी होकर के आए थे, वो बात छोड़िए। आप मुझे बताइए भाजपा के बंदे आप उस देश की ऐसी हमारे भारतवर्ष की क्या कल्पना करते हैं जिसके अंदर 15-16 करोड़ 20 करोड़ तो हमारे मुसलमान हैं, उनको प्रतिनिधित्व नाम की कोई चीज नहीं। जो राज करता है उसका ख्याल ही नहीं उसके बारे में। तो मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ कि आप जब आप बनाते हैं एक आपका रेबल तैयार हो तो आप हो सकता है कि एक ही आपका जो है बागी जीत के आया था उसे बनाकर उसे मंत्री पद दीजिए आप, ताकि कुछ विश्वास तो पैदा हो। आपने तो हमेशा के लिए जो है अल्पसंख्यकों को बिल्कुल अपने से दूर कर दिया। आपका विश्वास है उन पर, ना उनका विश्वास आप पर है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा कि एक इतना बड़ा वर्ग 16-17 करोड़ 20 करोड़ जितने हैं अल्पसंख्यक, वो सारे आपसे कोई उम्मीद ही नहीं रखते और आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। तो ये भारतवर्ष के लिए उचित नहीं है। तो भारतवर्ष के लिए जो चीज थी वो रास्ता में कहाँ उचित होगा? तो कहने का अर्थ ये है कि आप अपने मंत्रिपरिषद में क्या एक आप बागी उम्मीदवार जो यूनुस खान के नाम पर है और एक मात्र मुस्लिम जो कभी 2 बार आपके मंत्री रह चुके हैं, उनको उनके लिए कोई जगह बन सकती है जी? उनको लिया जा सकता है? ये सोचने की बात है। तो थोड़ा बड़प्पन भी दिखाना चाहिए जी, ताकि विश्वास पैदा हो। विश्वास जब पैदा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? जब विश्वास ही नहीं है, ना तो आपको उनका विश्वास है, जो है उनका आप पर विश्वास है। तो विश्वास की कोई कड़ी जोड़नी पड़ती है तब जाके विश्वास बनता। और वैसे आप ये कहें कि जो कैबिनेट बनती है वो मैं दोबारा पूरी पुरजोर ढंग से ये कहूंगा उसमें विद्वता नाम की कोई चीज नहीं होती। वो क्षेत्र और व्यक्तिगत और जो क्या बोलते जातीय आधार पे। जी
जी प्रकाश जी, शुक्रिया प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि जिस तरह से कैबिनेट में अल्पसंख्यकों का आपने जिक्र किया, अब देखना होगा कि क्या कैबिनेट में किस तरह के चेहरे हमें सामने दिखते हैं, क्योंकि अगले 4 से 5 दिन या 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। भजन राज में देखना होगा कि कैबिनेट में कौन से चेहरे नजर आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।